नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी बड़बोलेपन की। जी हाँ, नेताओं का बड़बोलापन न सिर्फ चुनाव में बल्कि नतीजों के बाद भी उन पर भारी पड़ रहा है। ताज़ा उदाहरण के तौर पर कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया का मामला ले लीजिए। नेताजी ने सत्ता में काबिज बीजेपी को लेकर शर्त लगाई थी कि वो 230 में से 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी और अगर जीती तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे, और वो भी राजभवन के सामने। अब नतीजों के बाद बरैया को काला टीका लगाकर दिग्विजय सिंह ने मुंह काला करने की औपचारिकता पूरी की। इससे पहले लोकसभा चुनाव में मिर्ची बाबा ने दिग्विजय सिंह की हार पर जल समाधि लेने की घोषणा की थी। ऐसे में सवाल है कि ऊट पटांग भविष्यवाणी करने वाले नेता क्या साबित करने की कोशिश करते हैं? क्या चर्चा बने रहने के लिए नेता इस तरह की शर्तें लगाते हैं? आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कुछ यूं फूल सिंह बरैया ने अपनी शर्त को पूरा किया। हालांकि शर्त तो पूरा मुंह काला करने की थी, लेकिन दिग्विजय सिंह ने बरैया को मुंह काला करने से रोका और सिर्फ टीका लगाकर औपचारिकता पूरी की। दरअसल बरैया ने शर्त लगाई थी कि अगर बीजेपी के चुनाव में 50 सीटें भी आती हैं तो वो अपना मुंह काला करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या बरैया पर उनका बड़बोलापन भारी पड़ गया? आखिर क्यों नेता जनादेश के पहले ही ऊट पटांग भविष्यवाणी करने में जुट जाते हैं? पहले एक समय था जब नेता लोगों की नब्ज को टटोला करते थे और फिर कुछ कहते थे, लेकिन अब नेता चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। नतीजा, उनके साथ पार्टी नेताओं को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। नहीं, जो कहना चाहिए नेताओं को वो काम करना भी चाहिए। कहने से काम नहीं चलता है, वो काम करना भी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा, नहीं देश आगे नहीं बढ़ेगा। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपका मुंह पर काला रंग नहीं लगेगा। आपके सत्य वचन और आपकी प्रतिबद्धता पर हम आपको बधाई देते हैं। फूल सिंह बरैया अकेले नहीं हैं। मिर्ची बाबा भी शर्त लगाकर अपनी किरकिरी करवा चुके हैं। हालांकि कांग्रेसियों ने ईवीएम वाले पोस्टर्स पर काली स्याही पोतकर हार का ठीकरा उस पर फोड़ने की कोशिश की, तो वही बीजेपी अब कांग्रेस नेताओं पर तंज कस रही है। साथ ही इस तरह की शर्तों पर उसका क्या कहना है वो भी सुनवा देते हैं। देखिए, बड़ा ये जो फूल सिंह बरैया ने किया है, और मुझे तो ये लगता है कि जो मुंह काला करने की बात है तो ये समस्त कांग्रेस को करना चाहिए। मध्य प्रदेश का प्रदेश नेतृत्व है कांग्रेस का, उसकी गलतियों से कांग्रेस हारी है। एमपी में बीजेपी की जीत के बाद हाल ये है कि किसी ने सिर मुंडवा लिया तो किसी ने चेहरे पर काली पोत ली, किसी ने शर्त के 1 लाख रुपए जीतकर गौशाला में दान कर दिया। लेकिन जानकारों का मानना है कि बरैया जैसे नेताओं को इस तरह के बड़बोलेपन से बचना चाहिए। जनता के मन को भांपने के बाद भी उसे पार्टी के हित के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, न ही इस तरह की शर्तें लगाकर पार्टी और खुद को शर्मिंदा करना चाहिए, क्योंकि इन सब से जहां वोटर्स पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। तो कार्यकर्ता या समर्थक कई बार हमने देखा इस तरह की शर्तें लगाते हैं कि अगर उनका नेता नहीं जीतेगा या वो जीतेगा तब तक वो नंगे पैर रहेंगे। कोई कहता मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, कोई कहता मैं पद यात्रा फलाने देवी या देव स्थान पर जाऊंगा। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन लोकतंत्र में जो जनता जिस विधायक को चुन रही है और वो अगर ये कहे कि साहब अगर विरोधी पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी 50 से ज़्यादा सीटें जीत लेगी तो मैं राजभवन के सामने मुंह काला कराऊंगा। कोई ये कहे बाबा समर्थन में कि साहब अगर मेरे हवन से नेता नहीं जीता तो मैं जल समाधि ले लूँगा। तो ये आपको नहीं लगता कि इस लोकतंत्र में सरासर उस वोटर का अपमान है जो अपनी पसंद से, जिसको लोकतंत्र में संविधान ने उसको हक दिया है कि वो अपनी पसंद का मतदाता जो है वो उम्मीदवार चुने
और उसकी समझ पर आप निशान लगाते हो, उस प्रकार के उटपटांग बयान देते हो, और फिर आप ये कहते हो कि नेता को जो कहा है वो करना चाहिए। तो नेता तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, जनता से जो वादे करते हैं, तो बजाय इसके कि मुंह काला करने के, वो जो वादे करते हैं कि मैं आपके लिए सड़क बनवा दूंगा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसको निभाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस समय नेताओं के अगर आप बोल देख रहे होंगे तो वो बहुत आश्चर्यजनक बोल आ रहे हैं। उसका कारण केवल इतना है कि पहले नेता जब बोला करते थे तो जन भावनाओं का आकलन करते थे और जन भावनाओं के अनुरूप बातें करते थे कि जनता क्या पसंद करती है क्या नहीं करती है, उसके अनुरूप बातें करते थे। लेकिन अब आज की जो राजनीति है वो जन भावना से अलग हट करके मीडिया भावना पर आ गई। उनको ये लगता है कि कौन सी लाइन या कौन सी बात मीडिया में सुर्खी बटोरेगी, बस वो बात वो बराबर कहते हुए चलते हैं जो लीग से अलग हट करके होती है। ठीक उसी प्रकार ये जो मुंह काला करने की बात बरैया जी ने कही है, ये केवल मीडिया में सुर्खी लेने के लिए, और आज जो दिग्विजय सिंह जी के साथ उन्होंने जो भी थोड़ी सी भूमिका निभाई है, अभिनय किया है, मैं तो इसको अभिनय ही कहूंगा, जी बिल्कुल, एक्टिंग ही कहूंगा, ये सारी मीडिया में स्थान बनाने के लिए। आप मुझे बताइए मनोज जी, अगर वो काला मुंह करने की बात ना कहते तो क्या ऑल इंडिया के स्तर पर उनको मीडिया में इतनी सुर्खियां मिलती? या आज ये जो नहीं करते नौटंकी तो उस आधार पर उनको सुर्खियां मिलती? क्या ये चेहरा पूरे मीडिया में आ रहा है? मैं एक छोटा सा और उदाहरण देना चाहता हूँ। बरैया जी चूंकि कांग्रेस मूल कांग्रेस के आज भी नहीं है, ये बहुजन पार्टी समाज पार्टी में हुआ करते थे, और उस समय अगर आपको याद हो तो उन्होंने वो नारे लगाए थे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो उस वक्त भी ये लाइन मीडिया की बड़ी सुर्खियों में आई थी। तो बरैया जी मीडिया में सुर्खियां बटोर करके और अपना स्थान बनाए रखने के इसके स्वाभाविक रहे हैं, और यही मिर्ची बाबा ने किया था। और मिर्ची बाबा ने अगर आपको याद हो इस चुनाव में भी वो महाकाल मंदिर में गए और उन्होंने तिलक लगा करके घोषणा की थी कि ये भाजपा और शिवराज हारेंगे, ऐसा करके, और जाकर के फिर वो बुधनी में चुनाव लड़ने की भी घोषणा की थी। फिर पता नहीं लड़ा के नहीं लड़ा, तो कुल लड़े थे वो। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 10 लोग भी नहीं जुटे और अखिलेश यादव प्रचार के ही गए, तो नाराज अखिलेश यादव ने मां नर्मदा की पूजा की और बिना सवा की लौट आए थे। तो कुल मिलाकर के ये जो सब केवल मीडिया में प्रचार के लिए सारे के सारे काम होते हैं, तो इसको हमको इस लाइन से भी समझना चाहिए। जी तो बिल्कुल ब्रजेश जी, प्रचार की बात है, लेकिन अगर नेता ने एक बात कही और अगर वो मुंह काली पुतवाने जा भी रहे तो चेहरे पे उनके पश्चाताप के भाव होना थे कि अगर उनकी जो पार्टी के तमाम सारे दिग्गज नेता कह रहे थे कि बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, मध्य प्रदेश में वो 150 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, वो पार्टी 70 भी नहीं पहुंच पाती, 60-65 पर अटक जाती है। तो मुंह काला करने की बात उनको कहना थी कि हम शर्मिंदा हैं कि हमने वोटरों के साथ दगा किया है या हम जन भावनाओं को नहीं पढ़ पाए, लेकिन वो हंसते हुए लोकतंत्र का उपास अड़ाते हुए मुंह काला करा रहे हैं। तो जाहिर सी बात, और दिग्विजय सिंह उनके साथ जा रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह को शायद उनको रोकना भी चाहिए था कि आप ये जो कर रहे हो वो गलत परंपरा आप डाल रहे हो, कि जो आपने कहा था वो ठीक है, आप सार्वजनिक रूप से उसकी माफ़ी मांग लीजिए कि मुझसे गलती हुई है, मैं जन भावनाओं को पढ़ नहीं सका या मैंने जन भावनाओं को हल्के में लेने का उपास ग्रस्तता की है और जिसका मुझे दंड मिल गया है, मेरी पार्टी को मिल गया है, तो इतने में शायद काम हो जाता। देखिए मनोज जी, काम तो हो जाता, लेकिन जो शर्मा जी ने भी कहा, सुर्खियां कहाँ मिलती, हेडलाइन कहाँ बनती, मीडिया में इतनी हम बात क्यों कर रहे होते, नेशनल मीडिया से लेकर प्रदेश स्तर पर उनकी चर्चा क्यों होती, इतनी भीड़ क्यों होती, ये सब जो सुर्खियां बटोरने की जो एक हटकंडे हैं वो हैं। लेकिन अब जनता ऐसे नेताओं को सबक सिखाने लगी है, और ये बड़बोलापन इसलिए भी है मनोज जी, एक तरह से आपकी कलई भी खुल गई है नेताजी की, बिल्कुल, कि वो बड़े दावे कर रहे थे कि 50 सीटें नहीं आएंगी बीजेपी, तो इसका मतलब साफ है कि आप जनता से जुड़े हुए नेता नहीं हो, आप हवाई नेता हो, हवा में रहते हो, या तो बंद कमरों में बैठ के बात करते हो या चापलूसों से घिरे रहते हो। उन्होंने कहा नहीं नेताजी आप तो जीत ही रहे हैं और इतनी सीटें आ रही, तो ये आपकी हैसियत भी बता रहा है जनता को, ये उन लोगों को ये भी बता रहा है काला मुंह करने के साथ साथ आपकी कलई इसलिए भी खुल गई है कि आप जनता की नब्ज नहीं पकड़ते, जनता को नहीं पहचानते हो आप कि क्या परिस्थितियां हैं, वो क्या चाहती है, कौन से मुद्दे हैं जो उनके हित में है, वो आप उठा नहीं पा रहे हो, अपनी बात उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हो। लेकिन आप देखिए कि बेशर्मी तो ये भी है ना कि आपको जनता ने नकार दिया, अब आप कह रहे हो कि जनता ने हमें नहीं नकारा, वो तो ईवीएम की वजह से हम हार गए। तो ये भी नेताओं पर जो एक तरह से हम देख रहे हैं कि उनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है मनोज जी कि उनको असर नहीं होता। बेशर्मी की तो आप छोड़िए कि आप वो कहते कि साहब हमें शर्म आ रही है कि हम समझ नहीं पाए जनता को, या जनता ने हमें नकार दिया, हमारी पार्टी को नकार दिया,
वो ये कहाँ कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जनता ने हमको वोट दिए थे साहब, वो तो नकारा तो बीजेपी के षड्यंत्र हैं। तो आप देखिए कि नेताओं के बोल पर अब कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन इस चुनाव में एक चीज और दिलचस्प देखने को मिली है, कुछ बड़बोले नेता जीत गए हों बरैया जैसे, लेकिन हो सकता है जनता आगे जाके उनको सबक सिखाओ, पहले भी सिखाती रही है, उनके बड़बोलेपन के कारण कई बार वो नुकसान उठाते रहे। इस चुनाव में बड़बोलेपन जितने भी नेता थे जी, अधिकांश नेता है ना चुनाव हार गए, बिल्कुल। चाहे सज्जन सिंह वर्मा को देख लीजिए, चाहे जीतू पटवारी को देख लीजिए, चाहे मिर्ची बाबा की तो जमानत जब्त हो गई है, कुणाल डॉक्टर चौधरी गोविंद है, सिंह को देख लीजिए, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, हर बार कहते थे जनता से कि साहब आप मुझे आखिरी बार अब जिता दीजिए, मेरा आखिरी चुनाव है। तो जनता के साथ किस तरह से आप छल करते हो, तो जनता ने कहा आप तो बैठ नहीं रहो, हम ही बिठा देते हैं आपको घर। सकलेचा का वीडियो हमने देखा कि किस प्रकार वो चप्पल खाते हैं, वीडियो बनवा लेते हैं, उसके बाद भी वो चुनाव हार जाते हैं। बिल्कुल। जीतू पटवारी को देखा हमने किस तरह से आंदोलन के दौरान, वो एक पुराना वीडियो है हालांकि, कि गाली देते हुए जाते हैं। इससे पहले कहते हैं कि पार्टी को गई तेल लेने, आप तो मुझे देखो। तो नया वीडियो आ रहा है उनका कि उनका स्वागत कर रहे हैं तो वो फूल माला छीन लेते हैं और कार्यकर्ता को पहना देते हैं। तो ये जो एक कुछ उदाहरण हैं, वो मुझे लगता है कि सबक ले लेना चाहिए नेताओं को। और कई बार उनके बोल है ना दूरगामी उनको नुकसान पहुंचाते हैं। चाहे हम दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं, वो भी इस समय मौजूद थे, ओसामा जी कह गए, वो यदि वो किसी घटना पे सवाल उठा गए, चाहे हम देख रहे हैं कि वो सर्जिकल स्ट्राइक पे उठा दें या अन्य मुद्दों पर बोल जाते हैं, तत्काल भले ही वो सुर्खियां बटोर लेते हों, लेकिन दूरगामी तो नुकसान करते हैं, खुद को नुकसान करते हैं, पार्टी को नुकसान करते हैं। और यदि क्या आप नहीं मानते हो कि एक बड़ी वजह भी ये है कि दिग्विजय सिंह के कारण उनके भाई लक्ष्मण सिंह हारे हों। दिग्विजय सिंह की वजह से लक्ष्मण सिंह तो हारे ही हैं, जयवर्धन सिंह की लीड भी 45,000 से 4,500 पे आ गई हो। तो कहीं ना कहीं आपके जो बोल हैं, आपके आस पड़ोस को, आपकी पार्टी को, भांजा हार गया, तमाम सारे तो आपको सबको नुकसान पहुंचाता है। तो नेताओं को सोचना चाहिए कि अब जो बोलते हैं उससे डिनाई नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, पहले तो आपने कहा प्रिंट मीडिया का दौर था, उन्होंने कहा ये मेरा बयान नहीं है, तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दिया। अब भी हालांकि आप कहते हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि नहीं साहब मेरा पूरा सच नहीं दिखाया, एक टुकड़ा दिखाया, एक हिस्सा दिखाया, लेकिन वो हिस्सा ही कमाल कर जाता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो गति हुई है, मुझे लगता है वो उसकी वजह से ईवीएम नहीं, उसकी वजह वो खुद हैं। वो जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए, कमरों में बैठकर जो चापलूसों से घिरे रहे, उन्होंने कहा नहीं साहब आप तो जीत रहे हैं, पूरी एंटी इनकम्बेंसी है जनता में आपके। अरे जनता में आप जाते तो आपको सच्चाई पता चलती कि जनता चाहती क्या है, आपको पसंद कर रही है कि ना पसंद कर रही है। और यदि आपको ना पसंद कर रही तो क्यों पसंद करे आपको, वो आपको उपाय करना चाहिए थे। लेकिन आप इस तरह से हथकंडे अपना कर, या ये आप चुनाव में 10-20 सीटों पर प्रचार के लिए जाते फिर कह सकते थे भैया जनता की आपने पल्स पकड़ी, क्योंकि तो आपने अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकले और चुनाव को बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी। बिल्कुल, इसलिए आप सिर्फ सुर्खियां बटोर रहे हो। पूरी कांग्रेस को शर्मा जी ये वक्त सोशल मीडिया पर जिंदा है, वो इस तरह से सुर्खियां बटोरती, चंद मिनट पे हम चर्चा करते हैं, इसके बाद जनता भी भूल जाती है, हंसती है और निकल जाती है। और लेकिन बिल्कुल शर्मा जी, लेकिन आपको नहीं लगता ये चीजें भूलने की नहीं, ये याद रखने की चीजें हैं कि लोकतंत्र में जनता उसके वोटों का किस प्रकार से अनादर कर रहे हैं। अगर नेता कैसे वो ट्वीट करते हैं, कैसे वो दावे कर देते हैं और अगली बार वो कहकर बच जाते हैं कि भैया मैंने तो कहा था वो करके दे दिया है या गलती से हो गया है। उसके साथ ही अगर आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, ये आपका लोकतांत्रिक हक है, लेकिन अगर आप उस पर कालिक पोत रहे हैं तो ये इससे क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं वोटरों के लिए भी और इस लोकतंत्र के लिए भी? निश्चित रूप से ये जो इस तरह की बातें हैं और इस तरह की कार्रवाइयां हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की छवि और साख को गिराती हैं। क्योंकि आज अगर आप देखें मीडिया का जमाना और सोशल मीडिया का जमाने में इस तरह की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों में भी इस बात का मजाक बनता है कि किस प्रकार ईवीएम के पोस्टर पर कालिक पोती जा रही है और ये जो इस तरह की बातें की जा रही हैं, मुंह काला करने की, या ये कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का दावा कर रही है और इनके नेताओं को इनकी ईवीएम पे भरोसा नहीं है। और जो ये कहते हैं कि हम इस देश में लोकतंत्र को लाए हैं और जो आरोप लगाते हैं कि विपक्ष पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही, संविधान खत्म करना चाह रही है। देखिए, कुल मिलाकर के नेताओं का जो चरित्र अगर है वो दोहरा चरित्र है। अगर आपने देखा होगा जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन रिजल्ट के बाद कमलनाथ जी ने शिवराज जी को बधाई दी है, ये वीडियो आया है सारे के सारे मीडिया में। और एक दिन बाद उन्होंने फिर ईवीएम पर आरोप लगाया। अगर उनको लगता था कि भाजपा नहीं जीती है, केवल ईवीएम में गड़बड़ी से जीती है, तो शिवराज जी को बधाई देने की जरूरत क्या थी, जाकर के बधाई दी, ऐसा वीडियो मैंने देखा है। तो कुल मिलाकर के उनके बेटे नकुलनाथ भी उनके साथ थे उस समय। जी हाँ, उनके चिरंजीव भी उनके साथ थे। तो कुल मिलाकर के व्यक्तिगत जीवन में काम अलग है और दिखाने के लिए काम अलग है। अगर आपने देखा होगा कांग्रेस ने ईवीएम पर 24 घंटे बाद
आरोप लगाना शुरू किए हैं। तो कुल मिलाकर के फिर उन्होंने रणनीति तय की कि हमको अब ईवीएम पर हमला बोलना है, मुझ किस तरीके से छुपाना, क्योंकि अगर वो ईवीएम पर हमला ना बोलते तो भी मीडिया में स्थान नहीं बनता। अब ये इसको कुल मिलाकर के अपना मुंह छुपाने की दृष्टि से ईवीएम की और इस तरह की सारी बातें वो करते रहेंगे। आप अगर देखेंगे केवल ये मीडिया में सुर्खियों लेने के लिए, चाहे जैसा कि अभी ब्रजेश जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बातचीत की, सर्जिकल स्ट्राइक की बातचीत हो, टुकड़े टुकड़े होने की बातचीत हो, या सनातन धर्म को डेंगू बताने की बातचीत हो, ये सारी की सारी बातें केवल और केवल मीडिया में बने रहने के लिए ये सारी बातें हैं। मैं समझता हूं यहाँ पर जनता को भी ध्यान रखना चाहिए। किस व्यक्ति ने भाई राजनीति खूब करिए, राजनीति आप समर्थन की भी करिए, जिसे हराना है उसे भी हराइए, लेकिन एक इसकी सीमा होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो राजनीति संस्कृति को, राष्ट्र की छवि को और संवैधानिक जो अधिकार हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुंचाए, उसके विरुद्ध ना जाए। हमारा अगर सेकुलर संविधान है तो सेकुलर संविधान में हम किसी धर्म विशेष को या किसी क्षेत्र विशेष को गंदा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर हमारा संविधान है तो हम किसी क्षेत्र को, किसी प्रदेश को हम कैसे कह देंगे कि सब ये गौमूत्र के प्रदेश हैं? तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से संवैधानिक प्रावधानों का, सेकुलर प्रावधान का ये अपमान है। मैं समझता हूं इन सारी जो लोग राजनेता ऐसा करते हैं, जनता को उनको ध्यान रखना चाहिए और मीडिया को भी ध्यान रखना चाहिए कि मीडिया भी उनको उतना स्थान बिल्कुल न दिखाए इस तरह की नकारात्मक बात को, तो तब वो उनको थोड़ी सी। लेकिन शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि जनता ध्यान देने लगी है कि आप यदि जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो, जातियों में बांटने की बात कर रहे हो समाज को, तो आपको सबक सिखा देंगे। मीडिया में उन्होंने सोचा जनता ने कि अब आप मीडिया में ही बने रहिए, हमारे बीच में मत बने रहिए, आपको मीडिया में बनना है, सोशल मीडिया में छाए रहिए, तो उन्होंने सबक तो सिखा दिया है। ये बिल्कुल आपने ब्रजेश जी बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से उन्होंने समाज को बांटने की कोशिश की थी जातीय जनगणना के आधार पर, कहीं नहीं बटे। और आप शिवराज इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते, 1 लाख से ऊपर वोटों से जीते हैं। वो कई सारे उम्मीदवार जीते हैं। पिछली बार हमने इस भोपाल में देखा, कृष्णा गौर, रामेश्वर 97,000 से, इंदौर में देख लें हम। तो कुल मिलाकर के जनता ने वाकई इस मुद्दे को नकार दिया। और अपन ने इस पर कितनी बार चर्चा की है कि समाज जीवन में अब जाति नहीं बची, हम तीनों ही लोग हैं। कहीं अगर चाहते हैं, कहां से समोसा खा रहे हैं, कहां से पानी पी रहे हैं, कहां से जलेबी खा रहे हैं, किसी से कोई जाति पूछता है क्या? कहीं शादी के बफे में जा रहे हैं, किसने खाना बनाया, किसने नहीं बनाया, कहां से हम दवाई खरीद रहे हैं, ट्रेन में कौन सफर कर रहा है, कोई किसी से जाति नहीं पूछता। लेकिन ये अंग्रेज जो कानून बना के चले गए कि स्कूल में बच्चे को एडमिशन करेंगे तो जाति पूछ करके एडमिशन करेंगे, उनके अनुसार छात्रवृत्ति देंगे तो जाति पूछ करके देंगे। केवल ये अब सरकारी कामों तक जाति रह गई है, समाज जीवन में जाति बिल्कुल नहीं बची। आप रोज सब्जी खरीदते होंगे तो क्या जाति पूछ करके, नाम पूछ के सब्जी खरीदते हैं क्या? तो कुल मिलाकर के समाज जीवन में नहीं है। तो इसीलिए इस चुनाव में जनता ने जातिगत जनगणना को नकार दिया और राजनेताओं की कितनी बातों को नकार दिया। जी तो बिल्कुल। और ब्रजेश जी, जो आपने भी कहा कि कई सारे नेताओं को भी नकार दिया है, तो जो हम बात कर रहे थे कि शायद इस मामले सब नेता सबक लें, जनता तो जो अपने को करना होता है वो कर ही देती है। देखिए मनोज जी, जनता बड़ी समझदार है। लोकतंत्र जिस तरह से परिपक्व हो रहा है, युवाओं का दौर है, ना वो किसी जातीय बंधन में बंध रहा है। आप देखिए, सर्वाधिक यदि कहीं से आंकड़े जुटाए जाएं तो अंतर्राज्यीय विवाह के संबंध बहुत होंगे और लोग बदल रहे हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र उनको अपना रहे हैं, तो जो पहले नहीं होता था वो बदल रहा है। समाज बदल गया है, तो समाज बदल गया है तो नेताओं को बदलने की जरूरत है। उनको समझना होगा कि आप बंटवारे की राजनीति नहीं कर सकते हो, आप समाजों को बांट नहीं सकते हो, आप लड़ाकर अपनी राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं कर सकते हो। आपको एकजुटता के साथ समग्र विकास करना होगा, सबका ध्यान रखना होगा, जिसकी जरूरतों के अनुसार रोटी कपड़ा मकान की जिसको जरूरत है उसको रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था है, सड़क की, बिजली पानी की। आप देखिए, जिन मुद्दों पर चुनाव होते थे वो मुद्दे आज के समय हैं क्या? तो सरकारों को देख रहे हैं युवा कि हम सड़कों पर चल रहे हैं, बिजली की व्यवस्था है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आगे क्या होगा? उद्योग लगना चाहिए, आगे की बात करना चाहिए। लेकिन आप आगे की बात नहीं करते, आप जो समाज में है, जो मिल गया है उसकी बात नहीं करते, आप बांटने की बात करते हो कि फला जाति का इतने सचिव हैं, फला जाति के इतने सचिव नहीं है, इस जाति के। आप अधिकार की बात करते हो, कर्तव्य की बात नहीं करते। उसी संविधान में उसका जिक्र है। तो आपको देखना होगा कि अब आप बहला नहीं सकते हो, किसी को भ्रम में नहीं डाल सकते हो। युवा समझदार है, वो ये नहीं देखता है कि ऊपर बैठा व्यक्ति किस समाज का है, वो आपके लिए कैसे बेहतर काम कर रहा है ये देखता है। तो आपको काम करके दिखाना होगा। जातियों में बांटने से कोई नहीं बंटने वाला आज की परिस्थितियों में। तो अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए, उसे विचार करना चाहिए कि उसे हार क्यों मिली। 3 राज्यों में करारी हार के बाद उसे लोकसभा चुनाव में जाना है। तो गलतियों को जब तक आप दोहराते रहोगे मनोज जी, तो आपको
सबक नहीं मिलेगा, और सबक नहीं मिलेगा तो आप आगे मुकाबला कैसे करोगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस गलतियों पर गलती करती जाती है और ठीकरा दूसरे पर फोड़ती है। वो ये कहती है कि साहब हमारी गलती से नहीं, वो तो दूसरे की गलती से हार गए। कहते हैं कि मतदाताओं ने जिनको वोट दिया है वो ऐसे मतदाता राक्षस हैं। तो आप सोचिए, आप मतदाताओं को गाली दे रहे हो, ज्यादा लोगों की समझ पर आप सवाल उठा रहे हो, खुद की समझ को दुरुस्त नहीं कर रहे हो। खुद का इलाज करना चाहिए आपको, लेकिन आप दूसरों को गाली दे रहे हो, तो इसका परिणाम आपको लगातार भुगतना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इससे सबक लेगी, हो सकता है उससे विचार में परिवर्तन आए, वो अपनी गलतियों को स्वीकारे और जाके जनता से माफी मांगे कि हम अपनी बात बेहतर तरीके से नहीं कर पाए, हम फिर से आपके जनता के सामने आ रहे हैं, बेहतर मेहनत करेंगे, सही मुद्दे उठाएंगे, तो मुझे लगता है अगली बार उनको मौका मिल सकता है। लेकिन यदि वो ठीक रहा, लेकिन इसको इधर एक और चीज देखें हम शर्मा जी, हालांकि कि अगर ये कोई और दलित नेता को कोई और अगर ये कालिख लगा देता, अगर उस नेता ने ये नहीं कहा होता कि मैं मुंह काला कर लूंगा, तब क्या सीन बनता? यही नेता मुझे लगता है उसको एक जातिगत मुद्दा बनाने के लिए दूसरी दिशा में ले जाते। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये योजना पूर्वक ये एक इंडिविजुअल घटना है, एक व्यक्ति ने कोई इंडिविजुअल बात कही है, उसको कहीं ना कहीं जातिगत मुद्दा बना करके समाज में विभेद पैदा करना, ये योजना पूर्वक षड्यंत्र चल रहा है। कि अगर इसके अलावा कोई और कह देता तो फिर फूल सिंह बरैया उस पर निश्चित रूप से वो अनुसूचित जाति वाला वो लगा करके और रिपोर्ट दर्ज करते और मीडिया में भी सुर्खियां बनती। ये न केवल मुंह पूरा उसको दलित अपमान से जोड़ दिया जाता। निश्चित रूप से अगर अब ये एक योजना पूर्वक षड्यंत्र राजनीति का चल रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल कोई घटना हो गई उसको भी वो जाति के ऊपर कहते हैं कि साहब दलित दबंग का दलित पर हमला, फला का फला पर हमला। भाई अपराध जो है वो अपराध है। तो कुल मिलाकर के ये जो योजना पूर्वक बांटने की, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में तीनों राज्यों में इस बंटवारे की राजनीति को मुझे लग रहा है जनता ने नकारा है और इस बात को राजनीति को समझ लेनी चाहिए। जी जी लेकिन अब देखना ये है कि जो जनता तो समझ रही है, लेकिन अब नेता कब समझेंगे। बहरहाल अब चूंकि समय की कमी है शर्मा जी, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद आपका। तो निश्चित तौर पर जो बड़बोले नेता हैं या जिनको ये नहीं पता होता है कि ज़मीन पे आखिर हो क्या रहा है, वही इस प्रकार के ऊट पटांग दावे कर देते हैं जिसका खामियाजा पार्टियों को भुगतना पड़ता है। और शायद ऐसे ही लोगों के लिए अदम गोडवी ने अपनी जो कविता लिखी थी उसकी लाइनें जो है, 2 लाइनें बिल्कुल फिट व्यक्ति है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादे गुलाबी हैं। तो शायद ये झूठे आंकड़े और गुलाबी वादों के साथ जो नेता सब्ज बाग दिखाते हैं, तो उससे सबक लेने का दौर आ गया है। और जनता को भी सोचना चाहिए कि नेता केवल अपनी छपास की भूख खत्म करने के लिए लोकतंत्र को किस प्रकार खतरे में डाल रहे हैं या आम वोटर का किस प्रकार से उपवास उड़ा रहे हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।